बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 10 फिज़िक्स बुक के यूनिट 10 विच इज़ हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर्स के लेक्चर नंबर 4 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स कवर किए हैं इस यूनिट में, तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन लेक्चर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उनको देखें, देन आपको लेक्चर 4 की समझ आएगी। बहरहाल आज के हम इस लेक्चर में समझेंगे 10.2.2 आर्टिकल विच इज़ अबाउट कन्वेक्शन। बेसिकली यहाँ हम कन्वेक्शंस की एप्लीकेशंस देखेंगे कि कन्वेक्शन हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हो रही है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आइए चल के समझते हैं, पहले कन्वेक्शन को थोड़ा देखते हैं और उसके बाद हम इसकी डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसके डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं उनको समझते हैं। स्टूडेंट पहले हम समझते हैं कन्वेक्शंस को। आल्दो के हमने लेक्चर 3 में कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन में डिफरेंस देखा है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो कन्वेक्शन है क्या? बेसिकली कन्वेक्शन बेसिकली हीट ट्रांसफर्स का मेथड है जो कि फ्लूइड्स के अंदर होता है। अब ये फ्लूइड्स टर्म क्या है? ये फ्लूइड टर्म्स बोली जाती है बोथ गैसेस एंड लिक्विड्स के लिए, यानी गैसेस और लिक्विड्स के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है वो थ्रू कन्वेक्शंस होती है। इसमें एग्जांपल हमने देखी थी कि बॉइलिंग ऑफ वाटर इन गीजर, गीजर के अंदर जो पानी गर्म होता है वो उसमें जो हीट ट्रांसफर होती है वो थ्रू कन्वेक्शन होती है वाटर के अंदर। तीसरा जो पॉइंट स्टूडेंट हमने इसमें समझा था वो ये था कि कन्वेक्शन जो होती है इसमें एक्चुअल मूवमेंट्स ऑफ फ्लूइड्स मॉलिक्यूल होती है, यानी फ्लूइड्स मॉलिक्यूल की एक्चुअल मूवमेंट की वजह से कन्वेक्शन होती है। कंडक्शन जो कि एक प्रोसेस है उसमें जो एटम है वो मूव नहीं होते, जबकि कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल मूव होते हैं। इसको हम इस एग्जांपल से हमने समझा था कि एक बीकर है और इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है। जब इसको हमने स्टोव के ऊपर रखा तो जो नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल हैं इनको जब हीट मिली तो हीट मिलने की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो वीक पड़ गई। अब जब ये वाटर मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुई तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाने लग गए। अब दूर जाने से इन मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम हो गई है। अब डेंसिटी जब वाटर मॉलिक्यूल्स की कम होगी तो ये टॉप सरफेस पर आना शुरू हो जाएंगे। कौन से वाटर मॉलिक्यूल? जिनको आपने हीट किया, जो नीचे मॉलिक्यूल थे, इनकी डेंसिटी कम होने से ये ऊपर आ जाएंगे और ऊपर जो सरफेस पे ऑलरेडी ठंडे मॉलिक्यूल हैं, कूल मॉलिक्यूल हैं, वो क्या करेंगे? इनकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे की तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से कन्वेक्शन करंट होगा। करंट बेसिकली कहते हैं मूवमेंट को, यानी मॉलिक्यूल्स मूव होंगे थ्रू कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। हॉट मॉलिक्यूल ऊपर आ जाते हैं और जो कूल मॉलिक्यूल हैं वो नीचे चले जाते हैं। इस तरह सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो हीट अप हो जाते हैं। अब आज के हम इस लेक्चर में बेसिकली समझने जा रहे हैं कि कन्वेक्शन हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन है। तो पहले जो इसकी एप्लीकेशन है या जो यूज़ है वो कन्वेक्शन और मैरीन लाइफ के अंदर जब कन्वेक्शन होती है तो इसके काफ़ी एडवांटेजेस हैं। पहले हम ये देखते हैं कि मैरीन लाइफ यानी समुद्री जो लाइफ है इसके अंदर किस तरह कन्वेक्शन होती है। तो इसके अंदर जो कन्वेक्शंस होती हैं वो होती हैं कि जब दिन को पानी गर्म होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो जो हॉट वाटर है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर सरफेस के ऊपर आता है। और जब ये ऊपर सरफेस के ऊपर आता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अपफिलिंग। और इस तरह कन्वेक्शन का फिनोमेना रोनुमा होता है, क्योंकि ये जो वाटर है, जिस तरह अभी आपने बीकर में भी देखा, जब ये वाटर मॉलिक्यूल वार्म होता है तो इसकी डेंसिटी बेसिकली जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो डेंसिटी कम होने की वजह से, लेस डेंसर होने की वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। इसी तरीके से जो पोलर रीजन्स हैं जहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है उन इलाकों में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस के ऊपर, जब बाहर से एनवायरनमेंट ठंडा होता है तो उन वाटर मॉलिक्यूल में ज़्यादा ठंड होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल डेप्थ में मूव करते हैं, नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह से भी कन्वेक्शन का फिनोमेना रोनुमा होता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल नीचे की तरफ जाते हैं जो कि कन्वेक्शन करंट को काज करते हैं। अब इनका इनका फ़ायदा क्या होगा? लेकिन उससे पहले अभी हमने ये देखा इस लेक्चर में, इस स्लाइड्स में हमने ये समझा कि जो वाटर मॉलिक्यूल ऊपर आएंगे यानी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने कहा अपवेलिंग, और इसी तरह से जो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है इसको हम कहते हैं डाउनवेलिंग। तो गर्मियों में अपवेलिंग होती है, यूं समझ लें, और सर्दियों में डाउनवेलिंग होगी, यानी वाटर मॉलिक्यूल नीचे की तरफ जाएंगे ओशियंस में, समंदर्स में। इसमें अब हम मूव करते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि क्या फ़ायदे हैं इस कन्वेक्शन के, यानी अपवेलिंग और डाउनवेलिंग के, क्या हमें डेली लाइफ में क्या एडवांटेजेस हैं।
स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कन्वेक्शन इन मैरीन लाइफ। तो इसमें जो पहला एडवांटेज है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, कि फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन से किस तरह फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मेथड है कि इसमें ये होता है कि जब हमारे पास अप विलिंग प्रोसेस होता है, यानी निचली तह से, पानी की निचली तह से पानी जो है, पानी के मालिक्यूल जो है वो ऊपर वाली सरफेस के ऊपर आते हैं, तो इस प्रोसेस को हम अप फिलिंग कहते हैं। अब जो वाटर, जो डीप वाटर होता है, उसके पास काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये आपकी बुक में लिखा है। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फेट और ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। तो जब पानी ऊपर आता है तो उसके साथ ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये भी ऊपर वाली सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। अब पानी की जो टॉप सरफेस होती है उसके ऊपर टाइनी प्लांट्स होते हैं, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन्स एक प्लांट है। इस प्लांट को ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए। अब ये प्लांट ग्रो कर गया इस न्यूट्रिएंट्स की वजह से, और इस प्लांट को यूज़ करते हैं बहुत सारे मैरीन क्रिएचर्स, जिसमें वेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, ये डिफरेंट जो फिशेस हैं या मैरीन क्रिएचर्स हैं, वो इसको फूड सोर्स के तौर पर यूज़ करते हैं। तो इस तरह बेसिकली फूड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कन्वेक्शन से। नेक्स्ट इसका दूसरा जो एडवांटेज है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है थ्रू कन्वेक्शन, तो ये क्योंकि ऊपर जो वाटर की सरफेस है, टॉप जो वाटर है वो एक्सपोज होता है थ्रू एयर, लेकिन जो बॉटम सरफेस है उस तक ऑक्सीजन पहुंचती है थ्रू कन्वेक्शन। अब जब वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो मूव करता है डाउन डेप्थ की तरफ। तो जब वो वाटर मालिक्यूल डेप्थ की तरफ मूव करते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन के मालिक्यूल जो है इनको कैरी कर लेते हैं और इनको नीचे तक पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से जो मैरीन लाइफ है वहां एग्जिस्ट कर रही है, उस तक ऑक्सीजन पहुंच रही है। अगर ये विदाउट कन्वेक्शन डीप वाटर वुड लैक ऑफ ऑक्सीजन मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर मैरीन लाइफ, यानी कन्वेक्शन के बगैर ये बड़ा मुश्किल होगा मैरीन लाइफ के लिए कि वो वहां ऑक्सीजन के बगैर सरवाइव कर सके। नेक्स्ट इसका एडवांटेज देखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो इसका एडवांटेज है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, यानी हीट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है थ्रू कन्वेक्शन। किस तरह से हीट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है थ्रू अपवेलिंग। अपवेलिंग से क्या होता है कि वाटर राइज करता है ऊपर, टॉप सरफेस के ऊपर आता है। तो जब वाटर टॉप सरफेस के ऊपर आता है तो वो क्या करता है, हीट्स को भी अपने साथ ले आता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है ओशियन का वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है थ्रू कन्वेक्शन के। वाटर मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं तो वो अपने साथ हीट को भी कैरी आउट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हीट एक जगह नहीं रहती बल्कि वो पूरे ओशियन के ऊपर डिवाइड हो जाती है या डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो कन्वेक्शन का ये भी फिनोमेना है जिसकी वजह से टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, यानी ज़्यादा गर्म नहीं होता ओशियन का टेम्परेचर। इसके साथ नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट जो आर्टिकल है आपकी बुक में वो है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं, इसको देखने से पहले हम ये समझते हैं कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज बेसिकली हम कह किसे रहे हैं। तो इसको समझते हैं थ्रू हम फिगर से। और स्टूडेंट, दिन के वक्त अगर हम पहले बात करें सी ब्रीज की, तो दिन के वक्त जब सूरज निकलता है तो सूरज जो है, लेट्स सपोज जिस तरह आप फिगर में देख रहे हैं कि सूरज की जो हीट है वो इस लैंड के ऊपर भी पड़ रही है और सी के ऊपर भी पड़ रही है। लेकिन आपको पता है कि जो लैंड है यहाँ मट्टी, सैंड वगैरह है, और इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू वाटर, जिसकी वजह से ये जो लैंड है इसका टेम्परेचर ज़्यादा राइज हो जाता है, जल्दी बढ़ जाता है एज कंपेयर टू वाटर। तो जब यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ से जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ राइज होगी। अब ये वार्म एयर जब ऊपर की तरफ राइज होगी तो इस गैप को फिल करने के लिए समंदर से हवाएं चलेंगी जो इस गैप को फिल करेंगी। तो समंदर से हवाओं का चलना खुश्की की तरफ, लैंड की तरफ, इसको हम कहते हैं सी ब्रीज, और ये हमें दिन के वक्त देखने को मिलती है। इसी के साथ जब रात होती है तो रात के वक्त चूंकि अभी हमने ये देखा है कि जो सैंड है या जो लैंड है इसकी स्पेसिफिक हीट कम है, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कम होने की वजह से ये जल्दी गर्म भी हो जाती है, जिस तरह आपने यहाँ देखा, तो ये जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो वाटर अभी इतनी जल्दी ठंडा हुआ नहीं होता, ये जल्दी ठंडी हो जाती है, लैंड जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो अब क्या होगा कि वाटर के ऊपर जो है वो वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज होगी और इस गैप को फिल करने के लिए लैंड से जो एयर है वो मूव करेगी वाटर की तरफ। तो लैंड से एयर का वाटर की तरफ मूव करना ये लैंड ब्रीज कहलाता है, और ये नाइट टाइम के अंदर होगा। अब ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो है इसके फर्दर क्या एडवांटेजेस हैं, इसको हम अपनी अगली स्लाइड्स में समझते हैं।
लेकिन इससे पहले अगर आपने इसको लिखना है, अटेम्प्ट करना है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग द डे लैंड हीट्स अप क्विकली देन द सी। दिन के वक्त जो लैंड है वो जल्दी हीट अप हो जाती है एज कंपेयर टू सी। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसकी लो स्पेसिफिक हीट है। इसी वजह से जो एयर अबव द लैंड है बिकम हॉट हो जाती है और एक्सपेंड हो जाती है और राइज अप हो जाती है। तो देन कूल एयर अबव द सी, जो समंदर के ऊपर कूल एयर है वो मूव करती है टूवर्ड लैंड और इस गैप को फिल करते हैं। तो ये जो समंदर से हवाएं चलती हैं खुश्की की तरफ, इसको हम कहते हैं सी ब्रीज। इसी के साथ अगर हम लैंड ब्रीज को लिखना चाहें तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे कि एट नाइट टेम्परेचर ऑफ लैंड क्विकली फॉल्स देन वाटर। रात के वक्त क्या होता है कि लैंड का टेम्परेचर जल्दी गिर जाता है वाटर की निस्बत। क्यों गिर जाता है? क्योंकि इसकी हाई स्पेसिफिक हीट है वाटर की, ये आराम से अपना टेम्परेचर जो है वो लॉस करता है। जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी किसी सब्सटेंस की, उतनी वो देर से गर्म होगा और उतना वो देर से ठंडा भी होगा। इसी के साथ ड्यू टू दिस एयर अबव द सी इज हॉटर देन द एयर अबव द लैंड, देयरफॉर हॉट एयर अबव द वाटर, जो वाटर के ऊपर हॉट एयर है वो राइज अप हो जाती है और कूल एयर फ्रॉम द लैंड, वो जो ठंडी हवाएं होती हैं लैंड से वो फिल करती हैं इस गैप को, जिस तरह अभी आप लोगों ने फिगर में देखा। तो ये लिखने का पर्पज ये है कि आप इसको एज इट इज याद कर लें। ये थोड़ा इजी वर्ड में लिखा गया है एज कंपेयर टू योर बुक, तो इस वजह से यहाँ इसको मैंने लिखा है। अब इसके साथ हम देखते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस क्या हैं बेसिकली, या कन्वेक्शन में क्या इसका फायदा है, तो इसको हम समझते हैं अपनी अगली स्लाइड में। अब स्टूडेंट हम समझते हैं इसके क्या एडवांटेजेस हैं ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो इसमें जो पहला इसका एडवांटेज है वो ये है कि इट हेल्प्स टू मेंटेन मॉडरेट क्लाइमेट। ये क्लाइमेट को मॉडरेट रखती है, दैट मीन ना ज़्यादा हीटअप होने देती है ना ज़्यादा कूल डाउन होने देता है, ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। इसके साथ जो दूसरा इसका एडवांटेज है वो ये है कि इट हेल्प्स टू कूल कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द डे। दिन के वक्त ये कोस्टल एरियाज को ठंडा रखते हैं और इसी के साथ और मॉडरेट रखते हैं टेम्परेचर ड्यूरिंग नाइट, यानी रात के वक्त भी ये टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। इसी के साथ तीसरा अगर हम इसकी तरफ मूव करें तो वो ये है कि सी ब्रीज कैरीज मॉइस्चर फ्रॉम द ओशियन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि समंदर से जब हवाएं चलती हैं लैंड की तरफ तो ये अपने साथ मॉइस्चर को भी कैरी करते हैं। अब हवा में जो ह्यूमिडिटी होती है उसको कंट्रोल करते हैं या उसकी मिकदार जो है वो काफी ज्यादा होती है। जिस तरह हमारे यहाँ इलाके हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी वगैरह, तो यहाँ जो है वो सर्दियों में आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा खुश्की हो जाती है, लेकिन जो समंदर के साथ इलाके हैं उनकी जो एयर होती है वो उसमें काफी मॉइस्चर होता है। वो इसी वजह से होता है, सी ब्रीज या लैंड ब्रीज की वजह से उनमें काफी ज्यादा मॉइस्चर होता है। इसके साथ जो फोर्थ इसका पॉइंट है वो ये है कि इट हेल्प्स टू एक्सचेंज द गैसेस फ्रॉम लैंड टू सी एंड सी टू लैंड। अब ये जो हमारी लैंड के ऊपर जो गैसेस होती हैं उनको मूव करवाकर सी के ऊपर ले जाया जाता है और सी के ऊपर जो है गैसेस हैं उनको मूव करवाकर लैंड के ऊपर आ जाती हैं वो थ्रू इस कन्वेक्शन। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं और इन गैसेस एक्सचेंज होने से ये हो रहा है कि यहाँ अगर पोल्यूशन है लेट्स सपोज ज़्यादा लैंड में, तो वो चली जाती है समंदर के ऊपर, और समंदर के ऊपर तो किसी ने नहीं रहना, वहाँ अगर पोल्यूशन भी है तो वहाँ से जो ताज़ा हवाएं होती हैं या जो ऑक्सीजन वाली हवाएं होती हैं वो वहाँ से मूव करती हैं और लैंड के ऊपर आ जाती हैं, जिसकी वजह से गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होती रहती हैं और जो एयर क्वालिटी होती है वो मेंटेन रहती है। इसके साथ नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी अपने अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास कन्वेक्शन का फिनोमेना देखने को मिलता है थर्मल एंड बर्ड्स फ्लाइट में। तो ये थर्मल बेसिकली क्या चीज़ है? तो जब दिन के वक्त सूरज की जो हीट है वो अनइवनली पड़ती है लैंड के ऊपर। अब ये जो अनइवनली पड़ती है यानी जो डार्क और कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं एज कम्पेयर टू ग्रास और वाटर। तो ये ज़्यादा हीट को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो इनके ऊपर जो एयर होती है वो ज़्यादा हॉट हो जाती है और ज़्यादा हॉट होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये राइज होती है ग्राउंड से ऊपर की तरफ। तो ये जो राइजिंग ऑफ हॉट एयर है और इसके साथ साथ जो है वो कूलर एयर भी साथ लगी होती है। तो ये राइजिंग ऑफ हॉट एयर सराउंडिंग बाय द कूलर एयर अराउंड इट फॉर्म्स एन एयर कॉलम। ये एक एयर कॉलम बना लेती है जिसे हम
थर्मल कहते हैं। अब इस थर्मल का फ़ायदा क्या है? इस थर्मल का ये फ़ायदा है कि जो बर्ड्स हैं, जिसमें ईगल्स है, ये डिफरेंट बर्ड्स हैं, ये क्या करते हैं, इनको हम एक्सपर्ट ऑफ थर्मल राइडर भी कहते हैं। ये ग्लाइड करते हैं, उड़ते रहते हैं बिटवीन थर्मल एंड मेंटेन देयर हाई एल्टीट्यूड विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। ये अपने विंग्स को चलाए बगैर सिर्फ इस हवा के ऊपर अपने विंग्स को खोल लेते हैं। इनके विंग्स काफ़ी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये हॉट एयर ऊपर की तरफ मूव करती है, तो इनको भी हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ले जाती है। इसके साथ नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट, अब हम समझते हैं अपने लास्ट आर्टिकल को, विच इज़ ह्यूरिकेन्स एंड साइक्लोन। अब ये ह्यूरिकेन्स हैं क्या? ये बेसिकली आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मूवीज़ के अंदर कि जो हवाएं हैं समंदर के ऊपर, वो इस तरह गोल गोल चक्कर खाती हैं, बादलों की शक्ल ले लेती हैं और काफ़ी ऊपर तक चली जाती हैं। स्टूडेंट, ये किस तरह ये ह्यूरिकेन्स फॉर्म होती हैं, इसको हम डिटेल में समझते हैं। स्टूडेंट, यहाँ मैंने डिफरेंट स्टेप्स लिखे हैं ह्यूरिकेन्स की फॉर्मेशन के, तो इन स्टेप्स को अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो आपको ये सारा फिनोमेना समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले क्या होता है कि ओशियन वाटर वार्म होता है सनलाइट से या किसी भी रीज़न की वजह से। ओशियन वाटर जो है वो अगर वार्म हो गया है तो ये जो वार्म ओशियन वाटर है ये एवोपरेट करता है। पहले स्टेप में क्या होगा कि ओशियन वाटर एवोपरेशन करता है, और इस एवोपरेशन से जो ऊपर जब ये वाटर मॉलिक्यूल ऊपर मूव करते हैं, एवोपरेशन मतलब ये है कि लिक्विड स्टेट से वाटर मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में ऊपर की तरफ उठते हैं। जब ये उठते हैं तो वहाँ मौजूद जो एयर है उसको ये मॉइस्चराइज कर देते हैं, यानी वहाँ एयर मॉइस्ट हो जाती है, मॉइस्चराइज हो जाती है। अब ये जो एयर है ये क्या करेगी, ये राइज करेगी ऊपर की तरफ। मॉइस्ट एयर जो है वो राइज करती है थ्रू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के प्रोसेस से ये जो मॉइस्ट एयर है वो ऊपर की तरफ उठेगी। अब ये जब ये एयर ऊपर की तरफ उठेगी तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, इस मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा और ये कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस होने से ये कन्वर्ट हो जाएगी क्लाउड्स में। अब ये शक्ल ले लेगी बादलों की, यानी ये बादल हमें दिखाई देंगे, बादल बन जाएंगे। अब ये जो क्लाउड्स हैं, अब मजीद क्या होगा स्टेप 4 में कि कंडेंसेशन से बेसिकली जब कंडेंस हो रहे थे, ये क्लाउड्स की फॉर्म में बन रहे थे, तो इन्होंने अपने अंदर से मजीद हीट को जो है, हीट एनर्जी को वो बाहर निकाला। हीट एनर्जी बाहर निकालने की वजह से जो सराउंडिंग था, इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर था, वो गर्म हो गया, वो वार्म हो गया। अब ये वार्म होने की वजह से, यानी एक तो वार्म की वजह से पहले ही, यानी जो स्टेप 1 में आप लोगों ने समझा कि गर्मी की वजह से ओशियन वाटर के ऊपर एवोपरेशन हुई, एक उसकी वजह से एवोपरेशन हुई, लेकिन अब जो कंडेंसेशन की वजह से जो हीट निकली उसकी वजह से एटमॉस्फेयर वार्म हो गया, और इसकी वजह से मजीद क्या होगा, मजीद एयर जो है वो लाइट होगी और ऊपर की तरफ उठेगी। जब ये एयर लाइटर होगी या ऊपर की तरफ उठेगी, इससे क्या होगा, जो रिमेनिंग एयर है उसका प्रेशर लो हो जाएगा, और अगर एयर प्रेशर लो हो जाए तो ये इंक्रीज करता है एवोपरेशन को। जी हाँ, ये इनवर्स रिलेशन होता है कि अगर एयर प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, तो एवोपरेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि एवोपरेशन को बेसिकली इसने होल्ड किया होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने। जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो एवोपरेशन राइज होगी। अब एवोपरेशन जब ज़्यादा होगी तो इसकी वजह से मज़ीद जो एयर है वो ऊपर, मॉइस्ट एयर है वो ऊपर की तरफ उठेगी। तो अब आप देखें कि एयर जो ऊपर की तरफ उठ रही है वो मल्टी टाइम्स ज़्यादा हो रही है। पहले एक ओशियन वाटर की वजह से उठ रही है, फिर कुछ हीट की वजह से, जो हीट कंडेंसेशन से निकली है उसकी वजह से एयर ऊपर उठ रही है, फिर एवोपरेशन की लो होने की वजह से मजीद एयर ऊपर उठ रही है। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा एयर के पार्टिकल्स ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गए हैं। इससे क्या हुआ, अब ये जो एयर सारी की सारी मॉइस्ट एयर ऊपर उठ रही हैं, क्लाउड्स बन चुके हैं, ये अर्थ की रोटेशन की वजह से ये स्पिनिंग मोशन स्टार्ट कर देंगे। अब स्पिनिंग मोशन जब ये स्टार्ट करेंगे तो इसको हम साइक्लोनिक सिस्टम कहते हैं। ये साइक्लोनिक सिस्टम एक फॉर्म कर लेंगे, और ये साइक्लोनिक सिस्टम जो है वो काफ़ी स्ट्रेंथ में ज़्यादा हो जाएगा और ह्यूरिकेन्स हो जाएंगे, जिसमें जो है वो एयर की जो स्पीड है, विंड्स की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इस फिनोमेना को अगर आपको नहीं समझ आई, आपने दोबारा इसको समझना है। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसको हम अपनी अगली स्लाइड में मज़ीद देखते हैं कि हम किस तरह इसको अटेम्प्ट करेंगे।
स्टूडेंट, जो पीछे अभी हमने स्टेप्स में डिफरेंट पॉइंट्स को समझा है, उसी को अभी हमने यहाँ एक पैराग्राफ की शेप दे दी है। यानी ये वही बातें हैं, ये मैंने आपकी बुक से ही पिक किया है। जस्ट आप लोगों ने वहाँ उसको अंडरस्टैंड करना है, लेकिन अटेम्प्ट पेपर में इस तरह से करना है, उस तरह नहीं करना। पैराग्राफ की फॉर्म में आप लोगों ने लिखना है, डिफरेंट स्टेप्स की फॉर्म में नहीं लिखना। तो इसमें वही बातें रिपीट हो रही हैं, जस्ट ये पैराग्राफ है। तो इसको अगर हम दोबारा से समराइज करने की कोशिश करें तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ कि ओशियन वाटर जो है वो वार्म हुआ, और वार्म होने की वजह से वहां एवोपरेशन हुई। एवोपरेशन की वजह से मॉइस्ट एयर हुई, और मॉइस्ट एयर जो है वो ऊपर मजीद राइज हुई। जब ये राइज हुई तो ये मजीद ठंडी हो गई, इसका टेम्परेचर कम हुआ, और इसका जब टेम्परेचर कम हुआ तो ये इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब इसका जब टेम्परेचर कम हुआ तो ये टेम्परेचर मजीद जो इर्द गिर्द का सराउंडिंग था उसने उस सराउंडिंग जो एयर थी उसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, इस टेम्परेचर को, और वो लाइटर हो गई और वो उठना शुरू हो गई। जिसकी वजह से जब मजीद एयर ऊपर उठी, क्योंकि पहले भी उठ रही थी, मजीद एयर ऊपर उठी तो एवोपरेशन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो मजीद कम हो गया, मजीद ड्रॉप हो गया। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ड्रॉप हो जाए तो एवोपरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेशन है। अब एवोपरेशन मजीद पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई और ऊपर चली गई। और दूसरा जो अहम किरदार अदा किया वो अर्थ की रोटेशन ने। अर्थ की रोटेशन की वजह से इस राइजिंग एयर ने स्पिनिंग मोशन शुरू कर दी, यानी ये स्पिन होना शुरू हो गई। अब ये ऊपर भी जा रही है और स्पिन भी हो रही है, जिसकी वजह से एक साइक्लोनिक सिस्टम बन गया है। और ये साइक्लोनिक सिस्टम डेवलप किया है इसने मजीद ह्यूरिकेन्स को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से। तो इस तरह हमने इस आर्टिकल को समझा। अगर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है या क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। फिलहाल तक ये लेक्चर इतना ही है। इंशाल्लाह न्यू वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे रेडिएशंस के जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, या डेली लाइफ के अंदर जो उसका यूज़ है, कि किस तरह डेली लाइफ के अंदर रेडिएशन हो रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।